एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जिसे अमेरिकन बिजनेस का मैग्नेट कहा जाता था, जो मिट्टी में भी हाथ रख दे तो वो सोना बन जाता था। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने जो 50 साल में सीखा तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 15 मिनट के स्पीच में बता दिया, जिस स्पीच को संदीप माहेश्वरी द्वारा हाईली रिकमेंड किया गया। लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है, लेकिन दिक्कत यह है कि वह स्पीच इंग्लिश में है और इंडिया की मातृभाषा हिंदी है। तो आज मैं इस स्पीच को हिंदी अनुवाद करने वाला हूं, जिसमें शब्द स्टीव जॉब्स के होंगे और आवाज मेरी होगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि वीडियो शुरू हो रहा है। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक के दीक्षांत समारोह में आज आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ हूं और आज मैं पहली बार किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह को इतने नज़दीक तक पहुंचा हूं। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, बस 3 कहानियां। पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं उसके 18 महीने बाद तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहता था। तो सवाल यहाँ पर यह है कि फिर मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। इसकी शुरुआत होती है मेरे जन्म से पहले की। मुझे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन इसके साथ वो यह भी चाहती थी जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट जरूर रहे। और इस प्रकार से पहले से ही सब कुछ सेट था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा एडॉप्ट किया जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट पे उन्होंने अचानक अपना मन बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें एक लड़की चाहिए थी और इसलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया जो कि वेटिंग लिस्ट में थे और उन्हें कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे। और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन बाद में मेरे जन्म देने वाली माँ को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद दिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है और इसलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे और इस वजह से उसकी माता मान गई और फिर मुझे एडॉप्ट कर लिया गया। और कुछ इस तरह मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और 17 वर्ष बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग माता पिता की सारी पूंजी पढ़ाई में खर्च होने लगी और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं दिख रहा। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके से ये कॉलेज मेरी मदद करेगा अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ मैं अपने माता पिता की जीवन भर की पूंजी पढ़ाई में खर्च करता रहा और इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया और यह सोचा जो होगा अच्छा हो। उस समय मुझे यही चीज़ बहुत ही डरावनी लग रही थी, लेकिन जब मैं बीते समय को आज देखता हूँ तो मुझे लगता है यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, मैंने उन क्लासेस को करना छोड़ दिया था और मैं केवल उन्हीं क्लासेस को करता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना कोई इतना आसान भी नहीं था क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए दोस्तों के कमरे में ज़मीन पर सोता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसे से खाना खाता था। मैं हर सैटरडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि हफ्ते में कम से कम एक बार पेट भरकर खाना खा सकूं और यह मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मैं आपको बताता हूं कि क्यों कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहां कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेवल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफी किया जाता था। और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूँगा और इसे अच्छी तरीके से सीखूँगा। तो मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छी बनाती है यह भी मैंने सीखा। यह सब बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था और यह सभी मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था
कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूँगा, लेकिन मैं 10 साल बाद विश्व का पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बना रहा था। तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और यह बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफ वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइपफेसेस नहीं होता। और क्योंकि विंडो ने मैक की कॉपी की है तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अवश्य ही जब मैं था तो भविष्य में देखकर इस डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन जब 10 साल बाद मैं बीते हुए समय में देखता हूँ तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह से आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में तो विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या फिर अपने कर्मों पर, किसी न किसी पर तो विश्वास करना ही होगा। क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, ये आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा। और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। अभी आप जो भी कर रहे हैं वो आगे चलकर आपके किसी न किसी काम जरूर आएगा। आप बस अपने आप में विश्वास रखकर करते जाइए और जो कर रहे हैं उसमें विश्वास रखिए। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था कि जिससे मैं प्यार करता था वह मुझे जल्दी ही मिल गई। वोज और मैंने अपने पिता के गैरेज से एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी जब मैं 20 वर्ष का था, और हमने मेहनत की थी और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4,000 लोगों की कंपनी हो गई थी। हमने अभी 1 साल पहले ही मैकिन्टोश रिलीज़ किया और मैं 30 साल का हो गया तब मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मुझे अपनी ही कंपनी से कैसे निकाल दिया गया। जैसे जैसे एप्पल कंपनी ग्रो करने लगी, हमने एक बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद कंपनी के फ्यूचर को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगा और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक गई और उन लोगों ने उनका साथ दिया और इस तरीके से 30 वर्ष की आयु में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वह अब ख़त्म हो चुका था और यह पूरी तरीके से मुझे बर्बाद करने वाला था। और कुछ महीनों तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू कर दी थी और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो कि आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज के समय में दुनिया के सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। तो यहाँ पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो यह सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में मरीजों को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इस तरीके से ठोकर मारती है, लेकिन आप विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने काम से प्यार करना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपने काम को खोजना जिसे आप सच में एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप वो करें जिसे आप एक बड़ा काम समझते हैं। और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आपको करना पसंद है। अगर अभी तक आपको वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उस काम को खोजिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए इसे खोजते रहिए, रुकिए मत। तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक कोट पढ़ा था, यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो
तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे दिमाग का एक बहुत ही बड़ा छाप छोड़ दिया। तब से पिछले 33 सालों में मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल करता हूँ कि अगर आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और अगर इसका आंसर ना होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ ना कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है। किसी भी चीज़ के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप पहले से ही नंगे हैं। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। डॉक्टर ने लगभग विश्वास के साथ मुझे बता दिया, और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पैनक्रियाज क्या होता है, कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार करना संभव नहीं है। और आज मेरे पास केवल 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं हार जाऊं और अपनी सभी चीज़ें व्यवस्थित कर लूं। यानी डॉक्टर की भाषा में मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। यानी कि वो सारी चीज़ें जो आपको अगले 10 साल में करने वाले थे वो बचे हुए दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। मैंने इस डॉक्टर के साथ पूरा दिन बिताया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई। एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाला गया। मेरी पत्नी वहाँ पर उपस्थित थी, लेकिन जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखे तो वो रो पड़ा, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर हुआ है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब तक मैं पहले कभी नहीं पहुँचा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ समय तक पहुँचूँ भी ना। और यह सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्प है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वो लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मृत्यु एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम सभी लोग जाते हैं। आज तक कोई भी इससे नहीं बच पाया है। जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार मृत्यु है। यह पुराने को समाप्त करती है और नए लोगों के लिए रास्ता खोलती है। और इस समय पर आप सभी लोग नए हैं और कुछ ही दिनों में आप सभी लोग पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ज़्यादा नाटकीय होने के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही सत्य है। आपका समय बिल्कुल सीमित है। इसे किसी और की ज़िंदगी में इसे व्यर्थ ना कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपने जीवन को दूसरे के हिसाब से मत चलाइए। औरों के नज़रियों के बीच में अपनी आवाज़ को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहानुभूति की बात सुनने का साहस रखें, क्योंकि वे पहले से जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। तो पहले अपने दिल की आवाज़ को सुने, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है। और अंत में आप सभी से यही कहना चाहूँगा, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। हमेशा सीखने की चाहत रखिए और खुद को मूर्ख बना के रखिए। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। हमेशा सीखने की भूख होनी चाहिए और कभी भी ये मत सोचिए कि आपको बहुत कुछ आता है, इसलिए हमेशा खुद को मूर्ख मानते रहिए। इस स्पीच को यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और इस स्पीच को हिंदी में अनुवाद करने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।